हेलो गाइस। आज के गैस लॉस के चैप्टर में हम बात करेंगे यूडियोमेट्री की। यूडियोमेट्री एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। यूडियोमेट्री तो ये है क्या? ये बेसिकली है आपका एप्लीकेशन ऑफ गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है ना। ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और लिख सकते हो। गे-लुसैक्स का मतलब एक ही लॉ है, उसको आगे डिराइव करोगे तो ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला लॉ आ जाता है। तो बेसिक क्या फंडा है? बेसिक है कि जो वॉल्यूम है आपका वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बेसिक मतलब प्रिंसिपल है यूडियोमेट्री जो कि हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जो गे-लुसाक लॉ कहता है कि आपकी जो वॉल्यूम है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के, ऑफ कोर्स आइडियल गैस के केस में, और जहाँ पे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पी आपका कांस्टेंट होता है जहाँ पे, वहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। बेसिकली कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स को आप ट्वाइस कर दोगे तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे कंटेनर की वो भी ट्वाइस हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहने वाला है? सेम रखने वाले हैं। अगर हम तो प्रेशर कहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं? बेसिकली ऐसे वाले कंटेनर में मैंने आपको बताया था दो टाइप के कंटेनर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर कंटेनर। तो ये वाला कंटेनर होता है। तो अगर यहाँ पे आपके N1 मोल्स हैं, आप ऐसे कंडीशन करते हो कि आपके जो N1 मोल्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, और यहाँ पे V1 कुछ वॉल्यूम है, तो आप ऐसे कंडीशन करते हो कि आपके जो N1 मोल्स हैं वो कितने हो जाते हैं? ट्वाइस ऑफ N1 हो जाते हैं। दुगने कर रहे हो आप मोल्स के, तो जो वॉल्यूम होगी वो भी आपकी ट्वाइस ऑफ V1 हो जाएगी। तो आपकी जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के, जहाँ पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये आपका गे-लुसैक्स लॉ कहता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे लगाते हैं? यूडियोमेट्री में अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको बताएंगे। उससे पहले हमने स्टोइशियोमेट्री में, जो हमने लास्ट टाइम स्टोइशियोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, वो उसका भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। हम जनरली क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं स्टोइशियोमेट्री में कि आपकी कोई रिएक्शन है A+B गिव्स C+D। आपकी ऐसे कोई रिएक्शन होती है और यहाँ पे कुछ मोल्स कर लेते हैं NM, और ये आपको XY कर लो कुछ, तो ये मतलब आपका क्या कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो क्या कह रहा था ये रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इस रिएक्शन का मतलब ये आपके कोई एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, अगर ये बैलेंस्ड रिएक्शन है अगर ये, तो इस रिएक्शन का मतलब होता है कि N मोल्स आपके A के M मोल्स B के साथ रिएक्ट करते हैं, X मोल्स C के बनाते हैं और Y मोल्स D के बनाते हैं। ये आपको क्या होता है? बैलेंस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस में हम ऐसे करते हैं कि जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमें रेशियो देते हैं कि कितना रेशियो हमारे ए जो हमारा सब्सटेंस है उसके यूज़ होंगे, कितने बी के यूज़ होंगे, कितने सी के बनेंगे, कितने डी के बनेंगे, और ये जो रेशियो होता है वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स होता है। ओके, ये हमने कहाँ पे सीखा था? स्टोइशियोमेट्री में सीखा था। तो अगर यहाँ पे हमें कोई रिएक्शन दी जाए A+B गिव C+D, ऐसे कोई भी रिएक्शन हमें दी जाए और हमें किसी के मोल्स बता दिए जाएँ कि कितने किसी के मोल्स बने, A B C D में से किसी भी एक के एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन में कितने यूज हुए या फिर कितने बने, वो अगर हमें बता दिया जाए, अगर हमें ये वाली क्वांटिटी जैसे डी के हमें गिवन कर दी जाए कि ये रिएक्शन हुई और एग्जैक्टली इतने मोल्स डी के बने, तो मैं हमेशा सी के मोल्स, बी के मोल्स और ए के मोल्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनका रेशियो पता है। मुझे इनका रेशियो पता है कि रेशियो इनका N:M:X:Y, स्टोइशियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स होते हैं उस रेशियो के बराबर है। तो मुझे इनका रेशियो पता है कि N मोल्स Y मोल्स, कि N:Y का रेशियो है A और D के बीच में। तो अगर मेरे यहाँ पे कुछ मतलब अगर इसे मैं नंबरिंग में ले लेता हूँ, नंबरिंग अगर मान लो 2, 3, 4 और 6 ये नंबरिंग है मेरी, तो मुझे पता है कि D के अगर यहाँ पे अगर मेरे मान लो 10 मोल्स बने, तो ये इनका रेशियो क्या है? 2:6 रेशियो है, मतलब 1/3 रेशियो है। तो यहाँ पे जो होगा आपका 10/3 मोल्स A के यूज हुए होंगे, राइट। इसका 3 टाइम्स D के मोल्स बनते हैं। अगर मैं B के मोल्स की बात करता हूँ तो मुझे पता है 10/2 यूज हुआ होगा, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अगेन मुझे पता है 10 × 2/3 सॉरी 3/2। ये रेशियो है मेरा बेसिकली। समझ में आ गई मैंने क्या कहा? कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अगर मुझे पता है A+A इस रिएक्शन में, तो मुझे क्या पता है? मुझे रेशियो पता है किन रेशियो में मोल्स यूज होंगे और किन रेशियो में मोल्स बनेंगे। तो मुझे कोई भी अगर एक का एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो मैं बाकी के मोल्स निकाल सकता हूँ।
ये मैंने स्टोइशियोमेट्री में सीखा था, स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस हमने वहाँ से सीखी थी और ये हम स्टोइशियोमेट्री में पूरा करा करते थे। तो क्या हुआ करता था स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन में, स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन देते थे कि A + B गिव्स C + D, उसके बाद फिर इसमें से कुछ यूज़ कर लेते थे, C यूज़ कर लिया तो C + E गिव्स F + G, कोई और रिएक्शन इसमें से मतलब C को उठाया और फिर C की कोई और रिएक्शन करवा दी और फिर G की कोई रिएक्शन करवा दी, G + H गिव्स I + J, आपको ऐसे रिएक्शन करवाते थे, राइट। अब फाइनली क्या करते थे, इस तीसरी रिएक्शन में आपको I के मान लो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स दे रही है कि फाइनली I के इतने मोल्स बने, ठीक है ना। तो आप उससे क्या मदद निकाल सकते थे, G के मोल्स निकाल सकते थे फिर, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे या क्योंकि यहाँ से उठा के इसे यहाँ पे यूज़ किया है तो मुझे G के मोल्स एग्जैक्ट पता चल जाते थे। इसके पता चल गए तो अगेन मैं C के एग्जैक्ट निकाल सकता हूँ, C के पता चल गए तो मैं एग्जैक्ट A के निकाल सकता हूँ। जनरली यही पूछा जाता था कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हम कितना लें, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता था। तो ये हम स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस में करा करते थे कि एक रिएक्शन होती थी, उसके जो प्रोडक्ट बने उसमें से एक प्रोडक्ट को उठाया, उससे दूसरी रिएक्शन करवाई। उन रिएक्शंस का कुछ भी नाम हो सकता है, इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो कह सकते हैं कि एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये जो C बना था एसिड था और उसे हम न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं E वाले बेस से और F और G हमारी सॉल्ट बन रही है, सॉल्ट हमें दे दी, या फिर वो सॉल्ट को कुछ करवा दिया रिएक्शन कि ये जो सॉल्ट बनी अब ये कुछ प्रेसिपिटेट नहीं हो रही या फिर कुछ भी नहीं हो रही, उससे कोई नई रिएक्शन करवा दी एंड देन फिर कुछ I और J बन गया, कोई गैस निकल गई I, तो फिर I कार्बन डाइऑक्साइड मान लो कोई गैस निकल गई तो फिर उस गैस को हमने कैलकुलेट, फाइनली हमें गैस का अमाउंट बता दिया कितना है, कितने मोल्स गैस के निकले, तो हमसे सॉल्ट पता चल जाएगी उससे कि कितनी सॉल्ट होगी कि इतने मोल्स गैस के निकले। फिर ये सॉल्ट कितने एसिड और कितने बेस से बनी होगी ये पता चल जाएगा, और अगर ये इतना एसिड है तो हमें फाइनली रिएक्शन पता चल जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस में। तो ये आपका सब रिवीजन पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए कि स्टोइशियोमेट्री हमने ये सीख रखा है कि ऐसे आपको रिएक्शंस कम, जो आपको एक लंबा सा क्वेश्चन होगा उसमें ऐसे रिएक्शंस कंबाइन होंगी कि प्रोडक्ट को यूज़ कर रखे होंगे, फिर प्रोडक्ट को यूज़ कर रखे होंगे, फाइनली कुछ रिएक्शन का आपका एंड अप कर रखा होगा, अच्छे से आपको मतलब दे रखा होगा कि इतना फाइनली बना या फिर इतना फाइनली यूज़ हुआ, या तो H दे रखा होगा या फिर I दे रखा होगा, कुछ भी मतलब एक चीज़ दे रखी होगी कि G को यूज़ एग्जैक्ट खत्म करने के लिए H इतना लगा या फिर G को खत्म होने का I इतना बना, इनमें से कुछ भी आपकी एक एग्जैक्ट क्वांटिटी दे रखी होगी। वो देते ही आपको फिर आप ये सब कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस रेशियो आपको पता होता है बैलेंस रिएक्शन में, जो कोफिशिएंट के रेशियो होते हैं वही मोल्स के रेशियो होते हैं, तो आप वो निकाल सकते हो एंड देन फिर आप रिवर्स जा सकते हो बेसिकली, और आप इनिशियली अमाउंट कितना हमने लिया था A और B का वो निकाल सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं स्टोइशियोमेट्री में। तो सेम काम होता है यूडियोमेट्री में, बस डिफरेंस क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री में हम खेलते हैं क्या कहते हैं मोल्स के साथ, यूडियोमेट्री में हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। आइडियल गैस की इक्वेशंस हम जैसे बात कर रहे हैं, गैस लॉस चैप्टर है तो अब यहाँ पे हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम खेलते हैं मोल्स के साथ, यूडियोमेट्री में हम खेलेंगे गैसेस के साथ। अब इन दोनों के बीच में लिंक क्या है कि मोल्स और गैसेस को कैसे लिंक करवाएंगे, तो उसके लिए हमारा है ये गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे मोल्स के सेम प्रेशर टेम्परेचर पे, तो हमें लिंक पता चल गया तो हम मोल्स के साथ खेल सकते हैं, ये हम बहुत आराम से काम कर सकते हैं। यूडियोमेट्री में सेम हमें खेलना है गैसेस के साथ, लेकिन कैसे खेलें, तो मतलब खेलने के लिए परमिशन चाहिए कि हाँ, जैसे हम मोल्स का अगर हमें रेशियो पता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो पता है, तो हम बता सकते हैं कि किस रेशियो में हमारे मोल्स यूज होंगे या फिर बनेंगे, राइट। तो ऐसी हम गैसेस की वॉल्यूम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को भी मोल्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स की होती है, ये हमें गेल-लुसाक्स लॉ से पता है। तो हम यूडियोमेट्री में ऐसे करने वाले हैं। तो ये तो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों मोल्स के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि हमने खेल रखा है स्टोइशियोमेट्री में, और अब हम क्यों यूडियोमेट्री में गैसेस के साथ ऐसे खेल पा रहे हैं, क्योंकि हम गेल-लुसाक्स लॉ लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स दुगने होंगे तो वॉल्यूम भी दुगनी होगी, तो जो रेशियो है बेसिकली वो कुछ एक कॉन्स्टेंट का फर्क है बस, राइट। तो वॉल्यूम और मोल्स, जैसे आप मोल्स के साथ खेल सकते हो तो वॉल्यूम के साथ भी खेल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वेल डन, इतना समझ में आता है सबको। अब बात करते हैं कि असल में यूडियोमेट्री में हम करने के वाले हैं। तो बेसिक सेटअप क्या है यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस का, बेसिक सेटअप क्या है क्वेश्चंस का, बेसिक सेटअप से आपके पास कोई एक हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन क्या कह सकते हैं, मिथेन, जैसे CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना हुआ एक सब्सटेंस को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसका एग्जांपल जैसे मिथेन हो गया, इथेन हो गया C2H6, और भी हो सकते हैं, इथीन हो सकता है C2H4, राइट। ये सब आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, कुछ भी कर सकते हो, C3H8 कर सकते हो, प्रोपेन हो गया, ये सब आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेसिकली कार्बन प्लस हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, और जनरली इनकी प्रॉपर्टीज होती है ये कंबस्टिबल होते हैं, मतलब जलाए जा सकते हैं, तो मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलाया जा सकता है हीट दे के,
इसे क्या करेगा, कंबस्ट किया जा सकता है। तो ये जब कंबस्ट होते हैं तो आपका जब वो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, गैस है जो कि कंबस्ट होता है, हीट देते हैं, जल जाता है, वो आपका क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है, H2O, ठीक है ना, पानी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है। और इसको हम जब, ये भी स्टार्टिंग में गैसेस फॉर्म में होता है, फिर इसको कूल डाउन कर देते हैं, कूल डाउन कर देते हैं। तो ये जो CO2 है वो तो गैसेस फॉर्म में रहता है, जो पानी है वो आपका प्रेसिपिटेट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है बेसिकली। तो ये आपकी क्या है, एक रिएक्शन है कि हाइड्रोकार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये बनाता है, और आपका ये, अब ये CO2 को क्या करते हैं, फिर CO2 को करते हैं NaOH के साथ रिएक्ट, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, प्लस NaOH क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है Na2CO3 प्लस H2O, 2NaOH होगा। तो ये आपका ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन एक ये होती है, ठीक है ना। तो आपको फाइनली क्या दे सकते हैं, आपको ये दे सकते हैं कि इस CO2 को कंबाइन करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए यहाँ पे CO2 बच जाती है कंटेनर में, राइट। हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन को हमने कंबाइन को जलाया, एक साथ कंबस्ट किया, तो CO2 और H2O बना, उसे कूल डाउन किया तो H2O तो सेटल हो गया। अब सिर्फ जो आपका कंटेनर है उसमें CO2 कुछ गैस है, उस CO2 गैस को हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब, मतलब हटाना चाह रहे हैं एक तरीके से। तो उसे हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब NaOH के साथ CO2 रिएक्ट करती है, CO2 क्या है, एसिडिक है नेचर में, NaOH क्या है, बेसिक है नेचर में, तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन है एक तरीके से। तो NaOH के साथ रिएक्ट करती है, Na2CO3 बनाती है प्लस H2O बनाती है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है। तो इसमें आपको ये दे सकते हैं कि कितना आपका NaOH यूज़ हुआ, ये आपको ये वाली क्वांटिटी दे सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितना आपका CO2 होगा, राइट। CO2 की गैस की वॉल्यूम अगर आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में कि कितने आपके मोल्स हाइड्रोकार्बन के होंगे, कुछ समथिंग ऐसे पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी एग्जैक्ट क्या होगा वो बताएंगे, लेकिन आपको मतलब समझ में आ रहा है, एक लिंक मिल गया कि आपको एक रिएक्शन कंप्लीट दे दी फाइनल वाली, तो उससे आपको CO2 का एग्जैक्ट पता चल गया कुछ, और CO2 का एग्जैक्ट पता चल गया तो आपको पीछे आप एक लिंक आपको मिल गया, ओके। तो इसको लेके अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे देखते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। ऐसे एकदम से समझ में नहीं आता, क्वेश्चन से अच्छे से समझ आएगा। उससे पहले क्या करो, उससे पहले एक और चीज़ करो। उससे पहले जैसे एक नॉर्मल मिथेन की रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ। ये एक मिथेन है, हाइड्रोकार्बन है, CH4O2 गैस, ये भी गैसेस फॉर्म में है ऑफकोर्स। तो ये जब कंबाइन होगा तो ये CO2 बनाएगा गैसेस फॉर्म में प्लस H2O। तो ये कंबाइन पहला, जलाना पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप कूल डाउन भी मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ। तो पहले जलाया और फिर उसे कूल डाउन किया तो ये लिक्विड बन गया फाइनली, ठीक है ना, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गई। तो ये क्या बैलेंस रिएक्शन है, तो मैं देखो CH4H2, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और 1, 3 है ऑक्सीजन के, CH4 है तो यहाँ पे 2H2O होगा, और फिर आपके 4 ऑक्सीजन के हो गए तो ये 2O2 होगा। तो ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन है। तो आप हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शन बनती है उसे आप बैलेंस करते हो, राइट। तो अगर आपके पास आपको हाइड्रोकार्बन का नाम ना दिया जाए, यहाँ पे तो मुझे मिथेन दे दिया, जनरली यूडियोमेट्री के क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, क्या पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को हमें बताया नहीं जाता कौन सा है, बस हमें दे दिया जाता है कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि CXHY, हम एक हाइड्रोकार्बन कंसीडर करते हैं जो कि CXHY के फॉर्म में होता है, उसको हम O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, कूल डाउन, और पहले जलाया O2 के साथ और फिर जो फाइनली बना उसे कूल कर दिया, पहला और फिर दूसरा, ठीक है। तो फिर ऐसे लिखना नहीं चाहिए, गलत लिख रहा हूँ मैं, चलो ऐसे मत लिखो, अगले स्टेप में कूल डाउन किया, मतलब ठीक है ना, ये दूसरा स्टेप है यहाँ पे कूल डाउन करने वाला, उसके साथ नहीं लिखते, उसका अलग मीनिंग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो CXHY प्लस O2 को जलाया हमने बेसिकली, तो आपका CO2 बनेगा, ये तो हमें पता है, CO2 प्लस H2O बनता है, ये हमें पता है, कूल डाउन करने का ये आ गया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हमें पता है कि ये बनता है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन के यहाँ पे कितने हैं, CX है, X मोल्स हैं कार्बन के इस हाइड्रोकार्बन में, राइट। और यहाँ पे कितना है, CO2 है, तो CO2 में सिर्फ 1 होता है, तो जो ये X है वो यहाँ पे लग जाएगा, राइट, बैलेंस करने के लिए। और तो कहीं कार्बन बैलेंस हो नहीं सकता, H2O में तो है नहीं कार्बन, O में भी नहीं है कार्बन, तो जितना भी आपका CXHY में कार्बन के मोल्स होंगे वो सब CO2 के जरिए निकलेंगे। तो अगर CX के कार्बन के X मोल्स हैं तो यहाँ पे X मोल से CO2 के बनेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, वेल डन। सिमिलरली
हाइड्रोजन कहाँ पे निकला है? पानी के जरिए निकला है। तो हाइड्रोजन के अगर वाई मोल्स हैं तो पानी के कितने होंगे? क्योंकि H2O में टू टाइम्स रहे तो y/2 होगा। सबको समझ में आता है ये वाला? अब कैसे बैलेंस किया? कार्बन के x थे तो यहाँ पे x CO2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे CO2 में C1 है। टोटल कितना हो गया? x इंटू 1 तो x, तो दोनों साइड कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे y मोल्स है हाइड्रोजन के, यहाँ पे कितने H2O में ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, तो y/2 के अगर मैं कोफिशिएंट लगाऊंगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स जाएंगे? y/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कटेगा, y मोल्स आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो कार्बन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मोल्स हो गए? 2x मोल्स हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मोल्स हो गए? y/2 इंटू O इंटू 1 बेसिकली, तो प्लस y/2, तो 2x प्लस y/2 मोल्स हैं। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस y/4 से, x प्लस y/4 कोफिशिएंट ले लेंगे, x प्लस y/4। तो आप देखो इधर कितना बनेगा, ये O2 है ना, तो 2x बनेगा, और 2 इंटू y/4 तो y/2 बनेगा, 2x और y/2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो आपकी जो बैलेंस रिएक्शन है, एक बार और लिख देता हूँ, CXHY गैसियस फॉर्म में है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है गैसियस फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट बनता है x प्लस y/4 बैलेंस करने के लिए। वो आपके कितने बनाती है? x टाइम्स CO2 बनाती है, प्लस y/2 टाइम्स H2O बनाती है, ये लिक्विड में और ये गैसेस में। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन बनती है जो हम कंबशन करते हैं एक हाइड्रोकार्बन का O2 के साथ, जहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन का ये नहीं पता कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हमने CXHY करके ले रखा है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे XY में कुछ भी हो सकता है, 1,4 अगर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मिथेन बन जाएगा वो हाइड्रोकार्बन। 2 और 6 लेंगे तो आपका इथेन बन जाएगा वो हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है, आपने ऑक्सीजन के साथ उसे कंबस्ट किया है, तो आपके CO2 और H2O बनते हैं, उसे हमने बैलेंस किया, x टाइम्स CO2, y/2 टाइम्स H2O, और x प्लस y/4 टाइम्स O2। ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बने। तो यहाँ तक बैलेंस रिएक्शन लिखी है हमने एक हाइड्रोकार्बन के कंबशन की। अब हम इसमें लगाएंगे यूडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, कैसे लगाते हैं, कैसे हम ये निकालते हैं कि कौन सा हमारा हाइड्रोकार्बन है। जनरली यूडियोमेट्री के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि CXHY, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो वो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन लिया कि आपका ऐसे एक हाइड्रोकार्बन है, अगेन सॉरी, CXHY आपका ऐसे एक हाइड्रोकार्बन है, आपने इसकी कितनी वॉल्यूम ली? 8.4 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, 80 आपने वॉल्यूम ली हाइड्रोकार्बन की, CXHY है गैसेस फॉर्म में, आपने इसका 8.4 मिलीलीटर वॉल्यूम लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपने इसे कंबस्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, 50 ml ऑक्सीजन लिया, प्लस किया आपने O2 के साथ गैसियस, जो कितनी थी? 50 ml, 50 ml आपने O2 ली, ठीक है जी। तो ये बंद डब्बा कर देते हैं, बंद डब्बा कर देते हैं। ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल आपका क्या है? CXHY आपका एक हाइड्रोकार्बन है जिसके आपके पास 8.4 मिलीलीटर वॉल्यूम है उस हाइड्रोकार्बन की, ऑफकोर्स। और आपके पास क्या है? O2 है इनिशियल डब्बे में, गैसियस फॉर्म में, अगेन ये भी गैसियस फॉर्म में, और आपका से कितना है? 50 ml है, 50 ml आपके पास O2 है। आपने इसे क्या कर दिया? हीट देके कंबस्ट करवाया, जला दिया, ठीक है। तो जलने के बाद आपका क्या बनता है? अगेन आपके पास रिएक्शन आपको पता है, ऐसे लिख देते हैं, CXHY प्लस x प्लस y/4 टाइम्स O2 गिव्स मेरा x टाइम्स CO2 प्लस y/2 टाइम्स H2O। H2O लिक्विड में, बाकी सब गैसेस में, गैसेस। अब कैसे बैलेंस रिएक्शन आपको पता है। तो बेसिकली बनता क्या है? बनता है आपका CO2 और H2O बनता है। तो ये जो नया डब्बा होगा, ये मतलब सेम डब्बा होगा जो इनिशियल स्टेट का, ये कंबस्ट होने के बाद फाइनल स्टेट में आपके पास पक्का क्या पता है आपको पक्का पता है, जो ये CXHY है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे CXHY की 0 वॉल्यूम होगी, पक्के से ये पता है। O2 का जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट हमने O2 लिया है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि O2 हमने एक्सिस में ले रखा है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जब तक हम ये नहीं कहते कि हमने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ O2 लिया है कि हमारा CXHY कंज्यूम हो जाए, अगर ये हमसे कह दिया जाए कि आपने उतना ही O2 लिया जितने में आपका CXHY कंबस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फाइनल स्टेट बचेगी उसमें O2 कुछ नहीं बचेगा। या फिर आपसे ये नहीं कहा जाता, आपसे जनरली कहा जाता है कि नॉर्मल दे दिया जाता है कि इतना आपने O2 लिया है। अगर आपसे कुछ ना कहा जाए तो आपको एज्यूम करना है कि आपने O2 एक्सेस में लिया है। इसका मतलब है जब आपका CXHY खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आपकी कुछ O2 की वॉल्यूम बचेगी। तो हम एज्यूम करके चलते हैं, अगर हमसे कुछ ना कहा जाए कि आपके पास O2 कुछ बचा हुआ है, आपको नहीं पता कितना बचा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता आपको कितना बचा है O2, ओके, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद कुछ CO2 बनेगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ये भी आपको नहीं पता कितना बना है अभी, ओके। ये आप बता सकते हो, लेकिन अभी हम क्वेश्चन मार्क लेके चल रहे हैं, अभी नहीं पता। अभी बैलेंस रिएक्शन से आप बता सकते हो शायद CO2 कितना बनेगा। अगर आपके पास CXHY की आपको पता है कि कितना है आपके पास CXHY, तो आप ये O2 का बता सकते हो कि CO2 कितना बनेगा। ऑफकोर्स एक्स के टर्म्स में बताओगे, एक्स नहीं पता तो बेसिकली नहीं पता आपको। तो आपके पास फाइनल डब्बे में क्या हो जाएगा, O2 होगा, CO2 होगा। ये हम क्या कर चुके, जब हम फाइनल की बात कर रहे हैं, जब तक मैं मतलब इसका मतलब मैं कूल डाउन कर चुका। तो जो पानी होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वो गैसेस फॉर्म में नहीं होगा, तो हम गैसेस के उसमें नहीं कंबाइन करेंगे, ओके। तो उनसे हमारे क्वेश्चन में अब क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इनिशियल ऐसा था, O2 तो 50 ml था, CXHY 8.4 ml था, फिर कंबस्टन हुआ, उसके जो गैसेस का कॉन्टेंट था, ये नहीं बताया O2 और CO2, हमें कंबाइन बताया, जो गैसेस का कॉन्टेंट था वो कितना था हमारा, गैसेस का टोटल 37.4 ml था। क्या बताया हमें कि जो फाइनली गैसेस का कंटेंट था वो 37.4 ml था, ओके। उसके बाद क्या बताया, उसके बाद हमसे कहा गया कि हमने इसे रिएक्ट करवाया प्लस NaOH के साथ, NaOH के साथ। इस रिएक्शन को कहते हैं कंट्रैक्शन रिएक्शन, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन। बेसिकली जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जो NaOH है वो CO2 को खा जाता है बेसिकली, तो कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन। और फिर फाइनली जो डब्बे में गैसेस के कंटेंट बचे वो आपका बचा 3.8 ml। क्या बचा होगा, CO2 तो खा गया NaOH, ठीक है ना। और हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि NaOH इतना हमने डाला होगा कि CO2 पूरा खत्म हो गया होगा। ऑफकोर्स अगर हमें NaOH के कुछ अमाउंट नहीं दिया गया और हमसे बोला गया कि NaOH की मदद से हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो इसका मतलब है हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ NaOH डाला कि हमारा CO2 पूरा कंज्यूम हो गया। तो आपके पास 3.8 ml फिर भी बच गया, तो ये क्या बचा होगा, ऑफकोर्स O2 बची होगी। तो आपके पास O2 कितनी यूज नहीं हुई ये आपको यहाँ से पता चल गया, राइट। तो ये भी आपका कुछ अभी अब डाटा है, ये अभी यूज़ नहीं करे डाटा को, बस आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास फाइनली इस वाले डब्बे में NaOH के बाद O2 बचा हुआ है, बस CO2 खत्म हो चुका, H2O पानी में है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन, ये आपका क्वेश्चन था। तो इससे ये आप अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हमें सब कुछ क्या दिया गया, इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे देख सकते हो। ध्यान नहीं रहेगा आपका, इसलिए मैंने आपको खोल के दिखाया कि इनिशियली इतना था, उसके बाद ये हुआ होगा, CO2 होगा, O2 कुछ एक्सेस में होगा, इसलिए O2 भी हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर NaOH का कॉन्ट्रैक्शन कब आएगा, तो CO2 खत्म हो गया होगा, तो फिर जो फाइनली बचा होगा वो O2 बचा होगा। ये आपको रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन दे रखा है सारा डाटा, ओके। ये हमें रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन का हमें पता है, ठीक है। तो अब हमें फाइनली इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ओके, ठीक है। तो इस डाटा से, डाटा की जगह पहले सबसे पहले ये रिएक्शन, इस बैलेंस रिएक्शन से हम क्या कह सकते हैं। हम मोल्स में बात कर चुके थे स्टोइशियोमेट्री के कॉन्सेप्ट में, जैसे मैंने कहा था कि जो स्टोइशियोमेट्री के जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये आपको किस बारे में देते हैं, मोल्स का रेशियो देते हैं कि 1 मोल इस CXHY का यूज होगा, x + 5/4 O2 के मोल्स यूज होंगे, x मोल्स CO2 के बनेंगे, y/2 मोल्स H2O के बनेंगे। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि ये आपकी बेसिकली किसी भी रिएक्शन में ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस हर एक जगह लगता है। यहां पे मैं एक और बात कह सकता हूं, क्योंकि यहां पे गेल-लुसाक्स लॉ भी लगता है कि वॉल्यूम आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ मोल्स के। आपका अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर है और गेल-लुसाक्स लॉ एप्लीकेबल है, तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो मैं यहाँ पे क्या और कह सकता हूँ, मोल्स वाली बात तो मैं यहाँ पे कह ही सकता हूँ, वो तो मैं यूनिवर्सली कहीं पे भी कह सकता हूँ बैलेंस रिएक्शन में। यहाँ पे मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY, 1 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम को अगर मैं कुछ वॉल्यूम की यूनिट टाइप ले लूँ, तो 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY कंज्यूम होती है बाय x + y/4 वॉल्यूम का रेशियो चल रहा है अब कि अगर 1 वॉल्यूम इसकी है तो x + y/4 टाइम्स जितनी भी वॉल्यूम, अगर 1 कुछ यूनिट है, अगर मान लो यहाँ पे 1 की जगह 10 यूनिट होती, 10 वॉल्यूम्स होती, तो ये 10 टाइम्स x + y/4 हो जाता। समझा, ये रेशियो चल रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY कितना कंज्यूम करती है O2 का, x + y/4 वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम करती है, ओके, रेशियो में x वॉल्यूम CO2 बनाती है और y/2 वॉल्यूम H2 बनाती है, लेकिन वो लिक्विड हो जाता है तो उसे हम गटर में डालो, उसका यूज नहीं हो रहा। वरना y/2 आपकी, क्योंकि H2O अगर गैस में है, इससे पहला स्टेप है, तो मैं कहूँगा y/2
H2O की वॉल्यूम बनाती है, लेकिन अगर मैं कूल डाउन कर देता हूँ वो लिक्विड बन जाता है, तो मैं गैलियोसाक्स लॉ वहाँ पे नहीं लगा सकता, तो बेसिकली ये वाला गटर में चला गया, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY x प्लस वाई बाई 4 वॉल्यूम ऑफ O2 बनाती है, सॉरी खाती है, और x वॉल्यूम ऑफ CO2 बनाती है। ये रेशियो है कि एक वॉल्यूम x वॉल्यूम बनाएगी, 1 वॉल्यूम x प्लस वाई बाई 4 वॉल्यूम खाएगी। ये मेरा रेशियो है, ये मैं क्वेश्चन में कह सकता हूँ। तो मुझे कितनी पता है वॉल्यूम CX इसकी कितनी है, इनिशियली 8.4 ml है, ये मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, राइट, कि इनिशियली क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि CXHY जो हाइड्रोकार्बन है उसके मैंने 8.4 ml लिए हैं। तो मैं क्या यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ इस रेशियो के बेसिस पे कि मेरे जो 8.4 ml ऑफ CHH4 है, CXHY है सॉरी, वो कितनी खाएगी, 8.4 टाइम्स x प्लस वाई बाय 4 ml ऑफ O2 कंज्यूम करेगी, राइट। क्या बचेगा, कितना बनेगा, 8.4 टाइम्स x मेरा CO2 का बनेगा, और ये पानी तो गायब भी हो जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं एक वॉल्यूम इतना खाती है O2 और इतना CO2 बनाती है, तो 8.4 ml कितना बनाएगी, 8.4 टाइम्स इतना और 8.4 टाइम्स इतना, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगा पा रहा हूँ गैलियोसाक्स लॉ की मदद से, जो कि मैं मोल्स में लगाता हूँ, यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स के टर्म्स में भी लगा सकता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों कर पा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मुझे पता चल गया। अब बस अब इस डाटा को देखना है ध्यान से कि मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है 8.4x ml, ये मुझे क्या पता है CO2 इतना बना है, ये मुझे पता है ये इतना CO2 बना है। और मैं इसको डाटा से कहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मेरा 37.4 ml टोटल O2 प्लस CO2 था, जो कि मेरा CO2 बना था, O2 बचा था, वो कितना था 37.4 टोटल था, और ये कितना है 3.8 ml सिर्फ मेरा O2 बचा हुआ है। तो कितना CO2 था, यहाँ से मैं CO2 निकाल सकता हूँ, O2 प्लस CO2 कंबाइन मुझे दे रखा है 37.4 है, सिर्फ O2 दे रखा है 3.8 है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, CO2 निकाल सकता हूँ। 37.4 में से 3.8 माइनस कर दूँ तो मुझे CO2 की वॉल्यूम पता चल जाएगी कि मेरा CO2 कितना एग्जैक्टली वॉल्यूम कितना बना था, और मुझे क्या पता है कितना बनना चाहिए था थियोरेटिकली। तो मैं इन थियोरेटिकली और जो डाटा से मुझे गिवन है वो निकाल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या एक इक्वेशन आ जाएगी, CO2 वाली इक्वेशन, CO2 की मदद से इक्वेशन आ जाएगी, क्या इक्वेशन आ जाएगी कि जो 8.4 टाइम्स आपका x है वो आपका किसके इक्वल है, वो आपका 37.4 ml, जो कि आपकी पूरा वॉल्यूम थी, माइनस का 3.8 ml, जो कि आपको पता है वो एक्सिस O2 है। आपने यहां से निकाला कि NaOH ने CO2 खा लिया, फिर जो बाकी बचा वो O2 एक्सेस का था। तो आपको ये पता है कि इस वाले कंटेनर में O2 और CO2 का जो मिक्सचर ऑफ गैसेस था, जहां पे O2 एक्सेस था वो 3.8 ml था, क्योंकि NaOH ने पूरा CO2 खा लिया। तो CO2 कितना होगा, 37.4 में से 3.8 घटा देंगे, सिंपल सादी सी बात है ना, घटा देंगे। 37 में से 3 गए 34, और आप 34.4 और आपका -8 करोगे 34 और 33.6 आ गया, 33.6 ml, ठीक। इसको आप एक करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 4 जाए ना, 4 4 जो 16, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे 8 4 जो 32, तो ये 4 टाइम्स कटेगा आपका। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 4। यहाँ से ये CO2 वाली इक्वेशन सबको लिखनी आ गई कि हमें NaOH ने कितना CO2 खाया, ये हमें पता चल गया क्वेश्चन में, डाटा से इन्होंने हमें गिवन कर दिया। और हमें थ्योरेटिकल रिजल्ट पता था कि 8.4 ml ऑफ CXHY है, 8.4 ml ऑफ CXHY है, तो कितना CO2 बनेगा, 8.4 टाइम्स x CO2 बनेगा। तो आपके यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x आपका 4 है। अब आपको और क्या निकालना है, O2 की वैल्यू, y की वैल्यू और निकालनी है। तो y कहाँ से निकालो, y आप दो जगह से निकाल सकते हो, एक तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपको क्या पता है, ये आपका क्या है, O2 कितना यूज हुआ, ये है आपका, है ना, यही तो है 8.4 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 ml ऑफ O2 हमारा यूज हुआ होगा बाय 8.4 ml ऑफ CHH4। ये आपको पता है कि कितना आपका O2 यूज हुआ थियोरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली आपको क्या पता है O2 कितना यूज हुआ, पता है क्या, हाँ पता है। कैसे पता है, आपको इनिशियल अमाउंट ऑफ O2 पता है, 50 ml दे रखा है इनिशियल अमाउंट, आपको एक्सेस ऑफ O2 पता है, तो कितना यूज हुआ वो भी पता है, इनिशियली इतना था, एक्सेस बाकी जो बचा रह गया वो इतना हुआ, तो 50 में से 3 गया 47, तो ये 46.2। तो आपको ये पता है कि ये जो आपका 8.4 टाइम्स x प्लस वाई बाय 4 जो आपका आना था, जो आपका O2 यूज हुआ थियोरेटिकली, वो आपका किसके इक्वल है,
O2 आपका इनिशियली कितना था माइनस O2 आपका एक्सेस कितना हुआ, इनिशियली कितना था और एक्सेस कितना बचा, उसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना यूज़ हुआ वही तो आएगा। और ये क्या है, थ्योरेटिकली कितना यूज़ होना चाहिए था। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको 4 पता है, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे तो यहाँ से 3.3 माइनस करोगे 46.2 आ रहा है, ये 46.2 आ रहा है ये। और इसको आप करोगे 8 से, तो जब आप ये सॉल्व करोगे इस वाली इक्वेशन को, तो बेसिकली आपके पास y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, ठीक है ना। x को आपने 4 डाल ही दिया, x को 4 आपने डाल दिया, तो 8.4 से डिवाइड करो, फिर 4 माइनस करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। जैसे भी आप सॉल्व करोगे बेसिकली y की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो आपके पास हाइड्रोकार्बन जो आ गया वो आ गया। तो आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो, CO2 की मदद से आपने वो निकाल लिया x की वैल्यू, और O2 की मदद से कि O2 कितना यूज़ हुआ है, फिर कितना आपका एक्सेस बचा, उससे आपने क्या निकाल लिया बेसिकली कि y की वैल्यू निकाल ली। एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वो लगता है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। उस कॉन्सेप्ट का नाम है वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का भी सेम करना क्या है, जैसे पिछले 2 स्टेप में किया सेम ही फंडा है वैसे तो, कि एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को थ्योरेटिकल रिजल्ट के साथ हमें इक्वेट करना है। तो हमने इनिशियली क्या पिछले स्टेप्स में क्या किया था कि O2 कितना हमारा CO2 हमारा कितना बनना चाहिए था, उसका हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा कि कितना हमारा बना फाइनली, और हमने थ्योरेटिकल रिजल्ट देखा कि 8.4 ml ऑफ CXH5 कितना हमारा CO2 बना था, 8.4 टाइम्स x हमारा CO2 बना था। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू ले ली, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हमने ये करा कि O2 हमारा कितना थ्योरेटिकली कंज्यूम होना चाहिए था और कितना हमारा O2 कंज्यूम हुआ एक्सपेरिमेंट में जो हमें डाटा से गिवन कर रखा है, तो हमने दोनों को इक्वेट किया कर दिया। ऐसी वॉल्यूम ऑफ कंट्रैक्शन में एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली वॉल्यूम ऑफ कंट्रैक्शन कितनी थी, कितनी हमारी वॉल्यूम घटी, तो कितनी घटी, इनिशियली हमारा कंटेनर में वॉल्यूम कितनी थी, इनिशियली हमारे कंटेनर में 8.4 ml हमारा हाइड्रोकार्बन था, CXHY था, राइट, और 50 ml क्या था, O2 था। इनिशियली ये था, रिएक्शन होने के बाद और कूल डाउन करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास 37.4 ml बचा। इसमें क्या है, हमारा O2 प्लस CO2 दोनों है, 37.4 ml हमारा बचा। तो यहाँ इस स्टेप से इस स्टेप में जाने में हमारी वॉल्यूम कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुई, राइट। आप देख सकते हो 8.4, तो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई, अगर आप इन्हें करोगे तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेरिमेंटली आप देखोगे डाटा से, एक्सपेरिमेंटली कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई, 8.4 प्लस 50 इनिशियली माइनस फाइनली 37.4, तो आप यहाँ से देख सकते हो 21 ml आएगी, 21 ml आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई वॉल्यूम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा। थ्योरेटिकली वॉल्यूम कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई वो देखो, क्या रिएक्शन हमारी CXHY गैसियस फॉर्म में प्लस x प्लस वाई बाई 4 टाइम्स O2 गिव्स x टाइम्स CO2, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, प्लस y बाई 2 टाइम्स H2O, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो हमारी गैसेस कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना, कम कौन कौन सी गैस हुई हमारी, 1, अगर हम कितने स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY, जब हमारी ये रिएक्शन होती है तो एक वॉल्यूम मेरी CXHY की खत्म होती है, x प्लस वाई बाय 4 वॉल्यूम मेरी O2 की खत्म होती है, x वॉल्यूम मेरी CO2 की बनती है, और ये y बाय 2 तो काउंट नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुई, कम होना, राइट। तो ये एक वॉल्यूम कम हुई, x प्लस वाई बाय 4 वॉल्यूम कम हुई, और x वॉल्यूम बढ़ी, तो कॉन्ट्रैक्शन कितनी होगी, 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय 4, ये तो क्या हुई, कम हुई, माइनस टाइम्स x जो कि बढ़ी, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई, इतनी कॉन्ट्रैक्ट हुई फॉर 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY। तो अगर मैं एक वॉल्यूम CXHY की लेता हूं तो मेरी वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगी 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय 4 माइनस एक्स। इसे आप अगर और थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो x से x कट जाएगा, तो आएगी 1 प्लस वाई बाय 4। तो फॉर 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो जो वॉल्यूम मेरी कॉन्ट्रैक्ट होती है वो मेरी 1 प्लस वाई बाय 4 वॉल्यूम है। सबको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, नहीं आया?
वॉल्यूम ऑफ कंट्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कम होना। कम कैसे कैसे होगी, CXHY उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिएक्ट हो जाएगी, तो CXHY का एक वॉल्यूम कम हो गया तो उसे हम काउंट करेंगे। X+Y/4 थियोरेटिकली एक वॉल्यूम कम करने के लिए ऑक्सीजन इतना खत्म होगा तो उसे हमने काउंट कर लिया। एक वॉल्यूम खत्म होने के बाद इसका और X+Y/4 वॉल्यूम खत्म होने का O2 का X वॉल्यूम किसकी बनेगी, CO2 की बनेगी। तो वो क्या हुई, अगर ये कम हुई तो ये बढ़ी, तो बढ़ने वाले को हम माइनस भी तो करेंगे एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालने के लिए, ठीक है ना। जो कम हुई वो तो कम हो गई, उसे तो हमने एडअप कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालने, कम होने वाली वॉल्यूम निकालने, उन्हें एडअप कर लिया, और कुछ बढ़ी तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी हुई फॉर 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY। हमें कितने पता, हमें पता है 8.4 ml ऑफ CXHY हमने यूज किया है। तो आपको क्या पता है, तो फाइनली तो फॉर 8.4 ml ऑफ CXHY कितना वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी, वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थियोरेटिकली वो किसके इक्वल होगी, वो होगी 8.4 टाइम्स 1 + y/4। 1 + y/4 आया था ना, एक वॉल्यूम के लिए 1 + y/4 वॉल्यूम ऑफ कंट्रैक्शन है। कि अगर 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY रिएक्ट होता है, कंबस्ट होता है ऑक्सीजन की मदद से और CO2 बनाता है, तो मेरी 1 + y/4 वॉल्यूम कंटेनर में कम होगी, कंट्रैक्शन की वॉल्यूम इतनी होगी। तो अगर मेरा 8.4 ml CXHY कंज्यूम होता है तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ कंट्रैक्शन होगा थियोरेटिकली वो 8.4 टाइम्स 1 + y/4 होगा। ये मेरा क्या है, थ्योरेटिकल रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या कहता था, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ये कहता था कि मेरा 21 ml कम होगा, तो 21 को मैं इससे इक्वेट कर सकता हूँ, 8.4 1 + y/4 = 21। बाकी आप कर ही सकते हो, 8.4 को डिवाइड कर दो पहले, और फिर सॉल्व करोगे तो वही अगेन y की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ से भी सॉल्व करके देख लेना, इक्वेशन बन गई बेसिकली। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को थ्योरेटिकल रिजल्ट से इक्वेट करना है, और आपको X और Y की वैल्यू निकालनी है। CO2 की वैल्यू जनरली NaOH की मदद से आ जाती है, और आपकी एक्सिस O2 अगर कुछ कहीं पे आपको दिख रहा हो तो वो वहाँ से आ जाती है, या फिर वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो एक्सिस आपका X और Y की वैल्यू निकालने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वो अगले लेक्चर में कराऊंगा, जहाँ पे हम ऑक्सीजन की जगह एयर लेते हैं। ऑक्सीजन की जगह क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है बस, कि ऑक्सीजन में तो प्योर ऑक्सीजन होती है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन रेशियो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती है। किस रेशियो में होती है, 21:79 रेशियो में होती है। तो हवा में अब क्या आ गया, नाइट्रोजन और आ गया गैसेज में। तो अब जो गैसेज में कंटेनर की हम बात करेंगे तो हमें ध्यान देना कि नाइट्रोजन भी हो सकता है उस कंटेनर में। तो नाइट्रोजन को भी हम कहीं ना कहीं काउंट करेंगे कि नाइट्रोजन कहीं किसी से रिएक्ट तो नहीं कर रहा, या फिर कंटेनर में पड़ा हुआ है, तो क्या सीन है बेसिकली। और ये हमें पता है कि हवा में 21:79 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है। तो ऑक्सीजन आपका जहाँ पे भी कंबाइन होगा, तो अगर आपको हवा की वॉल्यूम दे दी जाए और ऑक्सीजन का आपको दे दिया जाए, तो आपको पता होगा कि 21 टाइम्स 100, 21/100 हवा का जो पार्ट होगा वो आपका ऑक्सीजन है बेसिकली। 21% ऑक्सीजन है बेसिकली। तो ये आपका क्या था, ये आप यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये वाला यूडियोमेट्री का ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक फंडा था, बेसिक क्वेश्चन था, जो कि आज आपको मैंने सिखाया, लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो ये अभी आप अगले लेक्चर में एक आधा और क्वेश्चन करेंगे यूडियोमेट्री का, ताकि आपको थोड़ी और फीलिंग आ जाए, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको और भी पता चल जाए कि सिंपल के अलावा कुछ और भी दे दें तो क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस, जो आप करते हो कि आपको मोल्स में खेलना आना चाहिए, जब तो आप वॉल्यूम में खेल पाओगे। अगर आपको मोल्स में खेलने नहीं आता तो वॉल्यूम में खेलने के लिए तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपको मोल्स में खेलना आना चाहिए, जो हमने स्टोइशियोमेट्री के चैप्टर में हमने किया था कि आपको A + B गिव्स C + D रिएक्शन में अगर आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पता है तो आपको रेशियो ऑफ मोल्स पता है कि कौन सा कितना कंज्यूम होता है, कौन सा कितना बनता है, ठीक है। और आपको अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स किसी एक के भी दे जाए तो उस रेशियो की मदद से आप सबके निकाल सकते हो। ये स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस का बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि हम यूज़ करते हैं एनालिसिस करते टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि सारी गैसेज हैं तो हम
वॉल्यूम और को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉन मोल्स के होता है, ये गे-लुसाक्स लॉ कहता है। तो हमारी कंडीशंस यहाँ पे ऐसे लग पा रही हैं कि आपका क्या कहते हैं, ऐसा कंटेनर है जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है बेसिकली, जहाँ पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो आपका वॉल्यूम और जो मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके मोल्स की जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो एनालिसिस करते हुए, वहाँ पे आप वॉल्यूम लगा पा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दूसरा। अब आप वॉल्यूम लगा पा रहे हो, उसके बाद तो लाइक उसके बाद थोड़ा सा लाइक आईक्यू वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि कैसे हमने आपको, मतलब एक बार आपने एक आध बार ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो उसके बाद तो लाइक स्टेप्स रिपीट करने हैं कि बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस रिएक्शन करके थियोरेटिकल रिजल्ट देखना है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखना है, डाटा को कैसे रीड करते हैं वो आपको आना चाहिए। अगर आप वो नहीं आ पाएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो वो क्वेश्चंस करने के साथ प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, डाटा को कैसे रीड करते हैं, डाटा रीड हो गया आपका, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रीड हो गया, मतलब थियोरेटिकल रिजल्ट, थ्योरी बहुत छोटी सी है कि एक वॉल्यूम इसकी x+y/4 वॉल्यूम O2 की यूज़ करके x वॉल्यूम CO2 की बनाता है, यही थ्योरी है बस। तो आपके पास ये थियोरेटिकल रिजल्ट आ जाता है, वहाँ से थियोरेटिकल रिजल्ट को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के इक्वल करके x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, ताकि आपके पास पता चल जाए कौन सा आपके पास हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे आपको क्या पता चला, यहाँ पे आपको पता चला कि C4H6 ये हाइड्रोकार्बन है आपका। x की वैल्यू 4 आई थी, y की वैल्यू 6 आई थी, ये आंसर है। ओके, चलो तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, आज का ये वाला यूडियोमेट्री का एक क्वेश्चन करवा के फिर आपका आइडियल गैसेस खत्म होती हैं, फिर अगले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे रियल गैसेस के बारे में। ओके, थैंक यू।